नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था, ठीक है। आपके यूजीसी नेट जेआरएफ से ही संबंधित था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पे लाड दिया, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज ये उसी का दूसरा पार्ट है जिनमें हम लगभग 50-50 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले थे, वो भी पेपर नंबर 1 के, ठीक है। अब देखिए, स्पेशल इसमें क्या है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाते हैं या नए नए तरीके के मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर के आते हैं। बट हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। एक एक यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लगभग मान के चलिए 200-250 क्वेश्चंस आपके एक यूनिट से बनेंगे। उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अभी तो फिलहाल हम इकाई नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं शिक्षण अभिवृद्धि, ठीक है। और टोटल जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे, जितने भी प्रश्न के ऑप्शन दिए जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन आपके हिंदी में होंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके हिंदी में होंगे। बस आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। देखिए, वीडियोस तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो लगातार प्रश्नों को करवा रहे हैं, प्रीवियस वर्ष चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रहे हों, चाहे हो सकता है अपने तरफ से क्वेश्चंस बनवा के करवा रहे हों, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर बोल देंगे, उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर यही होगा। बाकी जो देखिए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है। तो 3 गलत क्यों होते हैं, पहले आप ये जानिए। 3 क्वेश्चन क्यों गलत होता है, अगर आप ये जान गए तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि 3 हमारा ऑप्शन गलत क्यों होगा, तो चौथा ऑटोमेटिक कैसे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज आपका वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमारा 20 प्रश्न हो गया था। 21वां प्रश्न जो है हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि भैया आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है, ठीक है। जितने भी लोगों ने बताया हो, जैसा भी ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है, सभी का सही है, सभी का गलत है। जो कुछ भी है वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं खुद क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक एक ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 21 नंबर प्रश्न के साथ में। अब आप देख पा रहे होंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा व्यवसायिक गुण उसके अंदर होना चाहिए। क्या उसके अंदर अपने विषय में दक्षता एवं शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए, मतलब जो विषय पढ़ा रहा है उसमें वो अच्छे से जाने, ठीक है, उसको अच्छे से समझे और साथ ही साथ पढ़ाने में उसको निपुणता, मतलब टीचिंग स्किल, उसकी टीचिंग स्किल जो है वो अव्वल लेवल की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन, मतलब बोल रहे हैं कि जो शिक्षण पद्धति है उसमें लगातार हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो क्या उससे वो अपडेट रहता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्यवसाय के प्रति न्याय एवं ईमानदारी, मतलब अगर वो टीचिंग कर रहा है तो वो न्याय के साथ करे और ईमानदारी के साथ करे। बताइए इनमें से या फिर उपरोक्त सभी, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कहा था बताने के लिए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक टीचर के अंदर अपने विषय की दक्षता तो होनी चाहिए, मतलब अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ में उसको पढ़ाने की कला भी आनी चाहिए, ठीक है, शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए। दूसरा चीज आप ये भी जानिए कि शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण कुछ ना कुछ नयापन आता रहता है, तो उससे भी वो परिचित होना चाहिए। तीसरा चीज बता रहे हैं कि व्यवसाय के प्रति उसका क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, मतलब अपने व्यवसाय के प्रति वो लगातार ईमानदारी दिखाए और न्याय दिखाए। ये तीसरा ऑप्शन है। तो ये तीनों ही चीजें जो है क्या होनी चाहिए, अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, अध्यापक का गुण होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। ये कहां पर बताया गया था, तो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित प्रकाशन में जो है इसकी व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 21 नंबर प्रश्न का आप जवाब दे दीजिएगा। वहीं पर आपसे 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग, ठीक है। मतलब यहां पर दिया गया है कि जो शिक्षण है, जब आप पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसमें पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस से संबंधित कुछ कार्य होते हैं, उनका प्रयोग आपको यहां पर बताना है। क्या उसमें हम शिक्षणों को आसान बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कह रहे हैं कि जो हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, क्या जो पढ़ाने की टेक्निक है, जो टीचिंग स्किल है, जो आप कह सकते हैं टीचिंग को, उसको हम आसान बनाना चाहते हैं, इसके लिए करते हैं, या फिर
मतलब अगर आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सिलेबस बता रहे हैं, तो उसमें जो क्रियाएँ कराई जाती हैं, मतलब कुछ कार्य करवाए जाते हैं, क्या उसको हम शिक्षण को आसान बनाने के लिए करते हैं या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्रह एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है? या फिर ऑप्शन सी आपसे पूछ बता रहा है कि शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी बता रहा है कि शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब शिक्षण में हम पाठ्यक्रम संबंधित कुछ क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं, कोई कार्य करवाने लगे बच्चों से या एग्जाम्पल के तौर पे उनको उन चीज़ों को करा के दिखाने लगे, तो उसको किसके लिए करवाया जाता है? क्या चाहते हो कि जो आप पढ़ा रहे हो वो आसान हो जाए, पढ़ाना आसान हो जाए, या फिर जो आप पढ़ा रहे हो वो रोचक हो, ठीक है, सुग्राह्य हो या फिर प्रभावशाली हो, ठीक है, या फिर आप जो पढ़ा रहे हो, आप अपने पढ़ाने को जो स्किल है, जो टीचिंग है, उसको आप आकर्षक बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, या शिक्षक को सहायता मिल सके इसलिए क्रिया करवाई जाती है। तो भैया चारों ऑप्शन में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर नहीं, नहीं, नहीं। 3 क्यों गलत होगा पहले ये देखते हैं। देखिए, केवल आकर्षक के लिए जो है टीचर जो शिक्षण है उसको आकर्षक बनाने के लिए जो है पाठ्यक्रम में क्रियाएँ नहीं कराई जाती हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरा बता रहे हैं सहायता देने के लिए, भाई क्रिया से टीचर को क्या सहायता मिलेगी? थोड़ा-सा समझाने में सहायता मिल सकती है, बहुत ज़्यादा सहायता उससे मिलेगी नहीं, ठीक है? तो इसको भी गलत कर देंगे, ठीक है? उसके लिए हमारी जो है संसाधन अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं जो टीचर को सहायता देती हैं, ठीक है? फिर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं कि शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, आसान बनाने के लिए कह सकते हैं बट सारी क्रियाओं को आसान बनाने के लिए ही किया जाता है, ये गलत बात है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या किया जाता है? शिक्षण को रोचक बनाया जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत बच्चों का इंटरेस्ट उस तरीके हो उस तरफ बढ़ सके, ठीक है? उसके बाद सुग्राह्य मतलब कि उसको वो अच्छे से ग्रहण कर पाएँ, अपने अंदर उतार पाएँ, और तीसरा जो भी वो पढ़ रहे हैं वो प्रभावशाली मतलब जो आप टीचिंग पढ़ा रहे हैं वो प्रभावशाली दिखाई पड़े, इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न वहीं पर आपसे पूछ रहा है कि जो अध्यापक कक्षा अध्यापक में उत्साही होते हैं, मतलब बोलते हैं जो अध्यापक क्या होते हैं, कक्षा अध्यापक में उत्साही होते हैं, उनमें प्रायः विषयों की क्या होती है, प्रवीणता का अभाव होता है, जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। मतलब बोल रहे हैं कि कई सारे ऐसे टीचर होते हैं, जब वो क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जेटिक दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक जोश में रहते हैं, एकदम से हिला देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, इस टाइप के रहते हैं। तो उनके अंदर जो वो जोश भरा पड़ा है या जो उत्साह भरा पड़ा है, क्या वे अपने विषय में प्रवीणता नहीं है, उनके पास प्रवीणता का अभाव है? उनको अपने विषय में उतना नॉलेज नहीं होता है और जो वो उत्साह दिखाते हैं उसके अंदर उनका वो नॉलेज छिप जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि इनको अपने विषय के बारे में नॉलेज नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा? आप बताइए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्साह होना ये नहीं दिखाता है कि किसी को अपने सब्जेक्ट के बारे में कम नॉलेज है या उसको कम पता है, ठीक है? ये गलत चीज़ है। दूसरा बी नंबर कह रहे हैं कि वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप में दे देते हैं, मतलब बोलते हैं नाटकीय रूप दे देते हैं कि वो अपने जो भी स्टूडेंट को जिनको पढ़ा रहे हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो क्या करते हैं, इतना छटकना कूदना दिखाते हैं, इतना एनर्जेटिक अपने आप को दिखाते हैं, या कह सकते हैं इतना उत्साही दिखाते हैं। ये भी गलत बात है, ध्यान केवल आकर्षित करने के लिए वो कार्य नहीं किया जाता है। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वह अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, मतलब बोलते हैं कि वह क्या करते हैं, छात्रों को जो अध्यापन अधिगम है, ठीक है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया होती है, मतलब कि अध्यापन मतलब होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, और जो अधिगम का मतलब होता है जो कोई सीख रहा है, तो उसके अंतर्ग्रस्त क्या करते हैं, छात्रों को उनके अंदर ला करके समाहित कर लेते हैं। छात्र उसी में एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस हम केवल सीखने आए हैं और ये साहब हमें केवल सिखाने आए हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। केवल नाटकीय रूप यहाँ पर जो दे दिया गया है कि ध्यान खींचने के लिए केवल किया जाता है, तो ये गलत बात है, ध्यान खींचने के लिए नहीं। ध्यान खींचने से क्या मतलब है? आप कितना भी किसी का चिल्ला-चिल्ला के ध्यान खींचते रहो कि तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, लेकिन अगर कुछ आप रोचक नहीं दे रहे हो,
कोई आपका टेक्निक अच्छा नहीं है, चिल्लाने से कोई थोड़ी आगे आपके तरफ जो है आकर्षित होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, केवल ध्यान खींचना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अध्यापन अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर छात्रों को क्या कर लिया जाता है, समाहित कर लिया जाता है या अंतर्ग्रस्त कर लिया जाता है, ये सही होगा। फिर बोल रहे हैं कि उनमें उपरोक्त सभी बातें होती, जब 2 गलत हो गई तो डी नंबर ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं कि, हम यह जान सकते हैं कि, मतलब बोल रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या हम उसको इस वे में देख सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है इसलिए ली जाती है परीक्षा। बताइए, क्या विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है इसलिए परीक्षा ली जाती है? ये गलत बात है। केवल बुद्धिमत्ता चेक करने के लिए परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, क्या इसके लिए परीक्षा ली जाती है? कि मतलब जो भी टीचर ने सिखाया है, वो टीचर का सिखाया हुआ छात्र कैसे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, टीचर कैसे पढ़ा रहा है और छात्र कैसे प्रस्तुत कर रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं होता है। टीचर कैसे भी पढ़ाए और छात्र कैसे भी प्रस्तुत करे, बस चीज़ें वो सही से बताना चाहिए। प्रस्तुतिकरण कैसी भी हो सकती है, हूबहू टीचर के द्वारा ही पढ़ाया गया छात्र छाप दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहीं पर बात करें, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा इसलिए ली जाती है क्योंकि विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए काम या फिर किए गए कार्य कितना भाग याद कर सकता है। देखिए, याद, जब कभी भी याद शब्द आए या लर्न शब्द आए कि किसी चीज़ को आपको याद करना है, तो वो चीज़ें तुरंत गलत हो जाती हैं। याद करने से नहीं लिया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, याद नहीं करवाया जाता है, ठीक है। कभी भी शिक्षा में याद शब्द आए तो वो ऑप्शन आप तुरंत काट दीजिएगा, क्योंकि याद शब्द का कोई वहां पर वो नहीं लिया गया कि कोई चीज़ रट्टा मारो आप बैठ करके, रट्टा नहीं मरवाया जाता है। सिखा सकते हो आप किसी चीज़ को, बता सकते हो, पढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, बचा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिना देखे भी मार सकते हो, बट पढ़ेंगे। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। कि जो भी साल भर में पढ़ाया जा रहा है या 6 महीने में जो कुछ भी पढ़ाया गया या 3 महीने में जो कुछ भी पढ़ाया गया, क्या उसमें जो शैक्षिक विकास है बालक का, वो सही दिशा में हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं और बालक कुछ और समझ रहा हो, इसलिए परीक्षाएं ली जाती हैं। तो इसलिए 24 नंबर का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। मतलब बोल रहे हैं, अगर किसी कक्षा की आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी। सबसे अच्छी विधि ये बताइए क्या होगी। व्याख्यात्मक प्रश्न विधि होगी। व्याख्यात्मक प्रश्न मतलब कि जो हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th 12th तक देते आए हैं या बीए एमए तक भी देते रहते हैं। व्याख्यात्मक मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा और आप उनकी व्याख्या करेंगे, उसको लिख करके बताएंगे, ठीक है। एक विधि ये हुई। दूसरी विधि क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि मतलब कि जैसे कि आपने एक ऑप्शन, जैसे ये वस्तुनिष्ठ है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से कौन सा सही होगा यही आपको यहाँ पर बताना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। तो ये भी भैया देखिए, पहली बात तो सर्वोत्तम विधि ना तो व्याख्या विधि होगी और ना ही वस्तुनिष्ठ विधि होगी, और मौखिक विधि तो बिल्कुल नहीं होगी। इंटरव्यू क्या सबसे लास्ट में करवाया जाता है जब सारी परीक्षाएं क्लियर की ली जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों को मिश्रित रूप से रखा गया है, ठीक है। मतलब छात्र से ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए जिसमें कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न भी हों और कुछ आपके वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हों। दोनों प्रकार के जब क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा तो वही परीक्षा की सर्वोत्तम विधि कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 25 नंबर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यहीं पर आपसे 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। मतलब बोल रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द क्या दिए हैं, अनुचित होगा, मतलब सही नहीं होगा। आपको यहां पर बताना है कि जो समय समय पर परीक्षाएं ली जाती हैं इसमें से कौन सा विषय ऐसा है जो बिल्कुल गलत व्याख्यान दे रहा है या गलत बातें कह रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर हम पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन भैया आपसे यहां पर कह रहा है कि परीक्षा से बालकों में परिश्रम के कार्य करने की भावना का विकास होता है, ठीक है।
पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, 26 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है कि जो परीक्षा ली जाती है बालकों से, उसमें क्या होता है कि बालक में परिश्रम करने, ठीक है, परिश्रम से कार्य करने की भावना का विकास होता है। सही बात है, परीक्षा से क्या होता है कि बालक जो है किसी कार्य को परिश्रम के साथ कर पाता है। वहीं पर आपसे दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि विद्यार्थी की योग्यता एवं वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा से ही संभव है। सही बात है कि विद्यार्थी कितना योग्य हो चुका है या उसको कितना वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अगर आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो वो परीक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा आपका। तीसरा बोल रहे हैं विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है। ये बताइए, लिखने की कला केवल विद्यार्थी परीक्षा से ही, एग्जाम से ही सीख पाता है? बिल्कुल गलत बात है। लिखने की कला वो पहले से ही सीख रखा होता है, जरूरी नहीं कि वो परीक्षा में ही सीखे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर पूछा गया था कि उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन अनुचित होगा, तो अनुचित यहाँ पर यही होगा। डी नंबर कह रहे हैं कि विद्यार्थी परीक्षा में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना सीखता है। सही बात है, जब आप बालक कोई भी टेस्ट देता है या कोई भी एग्जाम देता है तो अपने विचार को एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने को लिए सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न यही पूछा गया था कि समय समय पर जो परीक्षाएं ली जाती हैं इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही यही नहीं है कि विद्यार्थी जो है लिखना सीखता है, लिखना वो पहले से सीख जाता है, यहाँ परीक्षा से ही नहीं सीखता। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षकों के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ शिक्षक के कुछ गुण बताए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शिक्षक के कुछ गुण बताए गए हैं, जैसे कि पहला बताया गया है विषय वस्तु का ज्ञान। ठीक है, क्या शिक्षक के अंदर विषय वस्तु का ज्ञान हो, ये शिक्षक का गुण कहलाता है? बताइए, आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षकों के कुछ गुण के बारे में। तो विषय वस्तु का ज्ञान हो तो क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। ये तो शिक्षक बनने से पहले का कार्य होता है। अगर उसको विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो शिक्षक कहलाएगा ही नहीं। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, शिक्षक के गुण के अंतर्गत ये चीजें नहीं आती है। सुखद उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सुखद उपस्थिति। सुखद उपस्थिति, क्या भैया ससुराल गए हैं? ससुराल में बच्चे आए हैं क्या कि उनको सुखद स्थिति दिलाई जाएगी? दो चार लोग जो है पंखा करेंगे, पानी वगैरह आ जाएगा, साथ में चाय बिस्किट नमकीन ये सब। ये गलत बात है। सी नंबर भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर आपसे कह रहा है कि छात्रों के अंदर का पात्र होना, मतलब कह रहे हैं छात्रों के आदर का पात्र होना। जरूरी नहीं कि टीचर छात्रों के आदर का पात्र हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर का ये गुण के अंतर्गत आता ही नहीं है। ऑटोमेटिक जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे, एक अच्छे अध्यापक होंगे तो छात्र ऑटोमेटिक आपका आदर करेंगे। ये टीचर के गुण के अंतर्गत नहीं आता है। टीचर के अंतर्गत क्या आता है? प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसे बातचीत करने का तरीका या ऐसे प्रस्तुतिकरण का तरीका जिससे बालक क्या हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, उनको लगे कि बस भैया यही टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये जो है टीचर का गुण होता है। बाकी और सारे सारे ऑप्शन 3 गलत हो जाएंगे। 27 नंबर का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 28 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह, ठीक है, एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह क्या करता हो? शिक्षण में सचमुच ही रुचि रखता हो। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाने में सही रुचि रखता हो वह एक टीचर ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर सकता है, जो केवल पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, वो एक टीचर ही हो जाएगा। गलत बात है, टीचर वो नहीं हो सकता है। बहुत मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, मतलब मुझे लगता हो कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, बट मुझे फिजिक्स का ज्ञान ही ना हो तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो इंटरेस्ट से यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को नियंत्रित करना जानता है। मतलब अगर आपको विषय का ज्ञान ना हो, आपको पढ़ाने का तरीका ना हो, अच्छे से आता हो, तो आप नियंत्रित करके बच्चों को बिठा कर रखेंगे क्या? वो गाय भैंस हैं कि उनको केवल बिठा कर रखना है एक रूम में, हल्ला गुहार ना करें और बैठे रहें चुपचाप? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं, और चूंकि ये प्रशासक का काम होता है, प्रशासन का काम होता है, ये टीचर के अंतर्गत उतना बहुत ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपने विषय
अपना विषय जानता हो। हाँ, ये ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा कि कोई भी अगर एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता है तो जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है उसमें उसको अच्छे से ज्ञान हो, उसको अच्छे से वो जानता हो। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है अभिव्यक्ति अच्छी रखता हो। आप बहुत अभिव्यक्ति अच्छी रखते हो, बट अगर आपको विषय का ज्ञान नहीं है तो आप बेकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सही आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आई होप आपको 28 नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लेकर के आ रहा हूं, इतने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दे रहा हूं, तो इसमें केवल एक चीज आपसे मांगता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगर आप कहते हो कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है कि और सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा अपने तरफ से कुछ, आपका कोई लागत नहीं लगती है, आपको एक पैसे देने नहीं होते, चूंकि आपने रिचार्ज पहले से ही करवा रखा है, वीडियो भी देख रहे हो। आपके एक लाइव लगाने से अगर हमारा कुछ हो जा रहा है, कुछ लाभ हो ही जा रहा है, चूंकि आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, तो आपका क्या जाता है। तो इसलिए लाइक ठोक के किया करो। ठीक है। अगर कोई भी टीचर, मैं अपने लिए ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर से अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख पा रहे हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पे लाइक जरूर दे दिया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है। ये एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आप मान के चलिए कि जो हमारा ये आधुनिक समाज है, इसमें गुरु दक्षिणा क्या चलता है, लाइक चलता है, सब्सक्राइब चलता है और कमेंट चलता है। ये तीन चीजें गुरु दक्षिणा के तौर पे चलती हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक टीचर मेहनत काफी ज्यादा करता है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है। अब वो बात अलग की है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, बट अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो तो ये जरूर कर दिया करो। ठीक है। चलिए, बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी है। देखिए, पढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीकी कौन सी है, यही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीकी है कि जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करना। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो भी अध्यापक कह रहा है, क्या उसकी समझ विद्यार्थियों के अंदर पैदा की जाए, ये पढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीकी है। जी हाँ, ये अच्छी तकनीकी आपकी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं कि जो भी अध्यापक कहता है, मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसकी समझ आपके अंदर पैदा कर दूं कि हाँ, जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो, तो ये अच्छी तकनीकी हो सकती है। सबसे अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी तकनीकी हो सकती है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप मतलब कि ये पूरा पाठ्यक्रम एक तरीके से खींच-खाच के पूरा कर दिए, एडवांस लेवल पे सब कुछ पढ़ा दिए, बच्चों के सर के ऊपर से निकल गया, तो ये जो है महत्वपूर्ण तकनीकी नहीं होगी या सर्वाधिक इम्पोर्टेंट तकनीकी नहीं होगी अध्यापन की, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका टारगेट सिलेबस पूरा करना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों को समझ में आए। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ते समय विद्यार्थियों को आराम की स्थिति में रखना। पढ़ते समय मतलब आराम की स्थिति में क्या, उनको रजाई गद्दे में बिठाकर पढ़ाना चाहते हो ठंडी में। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। आराम आराम से कुछ मतलब नहीं है, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, जो कुछ भी आप बता रहे हो वो उसको समझ पाए। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कक्षाएं नियमित रूप से लेना। आप कक्षाएं नियमित रूप से ले रहे हो, बच्चों के ऊपर से निकल जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ही होगा, बाकी बी सी डी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं यहीं पर 30 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है। मतलब कह रहे हैं कि कारगर शिक्षण ऐसा शिक्षण या ऐसी टीचिंग, ऐसा अध्यापन आप कह सकते हैं जो किसी कार्य में आ जाए। ठीक है। जो किसी के काम में आ जाए, कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है, मतलब किसका एक प्रकार है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला बता रहे हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, क्या ये शिक्षण में कारगर होगा। बताइए, क्या ये शिक्षण में कारगर होगा। केवल अनुशासन बनाए रखना समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से जो है ये इसका प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है। कारगर शिक्षण नहीं कहलाएगा। अध्यापक की ईमानदारी, आप बहुत ईमानदार हो, आपको पढ़ाना ना आता हो। ठीक है।
अगर आपको पढ़ाना ना आता हो, विद्यार्थियों को समझाना ना आता हो, तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। तो इसलिए अनुशासन भी बेकार हो जाता है, ईमानदारी भी बेकार हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना और उनमें समझ विकसित करना। मतलब कह रहे हैं कि अध्यापक क्या करे, विद्यार्थियों को सिखाए। सही बात है, ये कारगर शिक्षण कहलाएगा कि बच्चों को क्या करे, सिखाए और साथ ही साथ उनके अंदर समझ भी विकसित करे, डेवलप करे। ये आपका कारगर शिक्षण कहलाएगा। अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, मतलब कह रहे हैं कि अध्यापन व्यवसाय मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं व्यवसाय, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट हो। ये जरूरी नहीं इंटरेस्ट आपका बहुत हो, बट क्या हो कि जो है आपको पढ़ाना ना आता हो, आपको समझाना ना आता हो, आपको सिखाना ना आता हो, बाकी बहुत आपका इंटरेस्ट हो। देखिए काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों का जो है शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, बट उसके लिए आपके पास साधन संसाधन होने आवश्यक है ना, तभी तो आप उन चीज़ों को कर पाओगे। बहुत इंटरेस्ट हो आपका, तो पढ़ाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट हो, अगर मुझे वो सब्जेक्ट आता ही नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वहीं पर बात करते हैं किसके बारे में, 31 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या आप एक टीचर हैं, तो आपके आगे सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। चार ऑप्शन दिया गया है। क्या सबसे बड़ी चुनौती होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं होती। आप किसी एक बच्चे को अच्छे से डाँट दिए या 2-4 झापड़ मार दिए, थोड़ा-सा अपना भौकाल टाइट रखे रहे हो, बोल ज़्यादा नहीं रहे हो, ठीक है? तो बच्चे वैसे डर के रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो ये ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं होती है। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य करें। देखिए, अगर आप लगातार जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, वही डाँट-पिटाई, मार-पीट कर रहे हो ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक आपका पूरा कार्य करके लाएँगे। वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। घर वाले भी इसमें अपनी सहायता देते हैं कि बच्चे अपना होमवर्क पूरा करके जाएँ स्कूल, ठीक है? तो ये अपने घर वालों के ऊपर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है या बहुत ज़्यादा चुनौती वाली बात नहीं होती है। तीसरा बोल रहे हैं प्रश्न पत्र तैयार करना। क्या प्रश्न पत्र तैयार करना? जब आपको सिलेबस आता है तो प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती का कार्य थोड़ी होता है। डी नंबर ऑप्शन यहीं पर आपसे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। हाँ, ये ये सही बोल रहे हैं कि जो आप टीचिंग आपकी स्किल है या आप जो कह रहे हैं अधिगम की प्रक्रिया है, इसको आप इंटरेस्टिंग बनाएँ, ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, ये आपके लिए चुनौती वाला हो जाता है, टास्क भरा कार्य हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सभी टीचर जो है अधिगम प्रक्रिया को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर नहीं बना पाते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये चुनौती भरा कार्य होता है एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए, ठीक है? ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएँगे। यहीं पर बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 32 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, सत्य नहीं है। देखिए, अक्सर करके आप लोग गलती ये करते हैं कि सत्य देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, बस वही आप मार देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है? इसमें बोला गया है कि सत्य नहीं है। देखिए, क्या शिक्षण एक कला है? हाँ, सही बात है, शिक्षण एक कला है, ये तो सही है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। दूसरा बी नंबर कह रहे हैं शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसे प्रशिक्षित किया जा सकता नहीं है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी भी बच्चों टीचर को क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो अभी भी ट्रेनिंग पे होंगे, कुछ ऐसे टीचर होंगे तो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है? अब बचा ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर में कह रहे हैं कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। जन्मजात मतलब क्या हुआ? कोई टीचर पैदा होता है? कभी ऐसा सुना है कि भैया हमारे जो है हमारे यहाँ एक मास्टर पैदा हुआ है? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। जब एक गलत हो गया तो ये आपका डी नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह कथन आपका सत्य नहीं है, ठीक है? ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा था ना। अब बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न के बारे में। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर के पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मतलब कह रहे हैं कि आपने किसी विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बट उसने जो उसका जवाब है वो क्या दिया, थोड़ा गलत दिया, वो उतना सही से आपका जवाब नहीं दे पाया, गलत उत्तर दे रहा है, तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
क्या आप उसे पाठ याद ना करने के लिए डांटेंगे? ठीक है, डांटेंगे, बताइए यहाँ पर 33 नंबर में, क्या अगर उसने पाठ नहीं याद कर रखा है तो उसके लिए डांटेंगे? बिल्कुल गलत बात है, डांटेंगे नहीं भाई। अगर वो नहीं जवाब दे पा रहा है तो उसके लिए ये थोड़ी है डांटेंगे। उत्तर क्यों गलत है उसको समझेंगे और स्पष्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये सही बात हो गई भाई कि पहले हम क्या करेंगे कि उत्तर क्यों वो गलत दे रहा है, पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो छात्र है सामने वाला वो क्यों उत्तर गलत दे रहा है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसका जो डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे कि भैया ऐसी बात कोई नहीं है, यही उत्तर आपका होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, ये तो गलत बात है। देखिए, जब एक विद्यार्थी गलत उत्तर नहीं सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो पहले उसका डाउट क्लियर करो, उसको समझाओ, फिर अगले विद्यार्थी से पूछो, तो हो सकता है कि अगले को ना पता हो तो वो भी समझ गया होगा उसके साथ में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। डी नंबर कह रहे हैं कि गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना, मतलब अगर जवाब उसने गलत दे दिया तो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ जाओ, ये भी गलत बात है। आप उसी समय उसका क्या करेंगे, आंसर स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे कि भैया इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये 33 नंबर प्रश्न का आप कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न में। 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से महाविद्यालय के एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका क्या होगी। मतलब बोल रहे हैं कि कोई अगर टीचर है जो महाविद्यालय में पढ़ा रहा है तो सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका उसकी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या उसकी सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका ये होगी कि सामाजिक मुद्दों को छात्र को समझाना, जो सामाजिक मुद्दे हैं वो छात्र को समझाए, क्या इसकी इम्पोर्टेंट सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका है? गलत बात है। देखिए, केवल सामाजिक मुद्दों को छात्र को समझाना ये गलत बात है। ये समझ छात्र वैसे भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, समझाना तो कार्य होता ही है, बट केवल यही ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकारने हेतु छात्रों को राजी सहमत करना। देखिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको आप छात्र को समझा सकते हो, उसके लिए स्वीकार करने के लिए उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना बात को आप? कोई भी स्टूडेंट आपसे बाध्य नहीं है कि उसको वो माने, ठीक है। आप केवल समझाइए, उसका निर्णय वो खुद ले लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सामाजिक मुद्दों का स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना। हाँ, ये सही हो जाएगा। जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें छात्र स्वयं निर्णय ले सके, इसके लिए उसके अंदर क्षमता का विकास करना, ये किसका कार्य होता है? टीचर का कार्य होता है कि उसके अंदर उस क्षमता का विकास हो, इसलिए वो टीचर क्या करे, उस छात्र की सहायता करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जा रहा है? सी सही हो जा रहा है। बात करें डी नंबर, तो सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावनाओं का पता लगाना, ये गलत बात है। भावनाओं को पता लगाना, पहले आप उसको ठीक से समझाएं कि सामाजिक मुद्दा है क्या, फिर देखिए समझाएं, या फिर वो देखिए क्या खुद समझ रहा है। अगर वो निर्णय गलत ले रहा है तो आप उसको क्या करें, स्वयं से वो निर्णय ले, बट वो निर्णय सही होना चाहिए, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत आप मदद कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त जो भूमिका होगी उसकी यही होगी कि वो क्या करे, सामाजिक मुद्दों का स्वयं निर्णय ले सके। कौन? छात्र, ठीक है। इस क्षमता का विकास करने में कौन सहायता करेगा? टीचर करेगा उन छात्रों की, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 35 नंबर प्रश्न के बारे में, तो 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी, ऐसे छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप किसी छात्र से संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब जितना सिलेबस था, अगर उसका आप मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित समय में, मतलब जैसे 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जितना आपने सिलेबस पढ़ा रखा है, अगर उस पूरे सिलेबस का क्या करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, और एक निश्चित समय दिया गया है, तो छात्रों की, और निश्चित समय मतलब कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, इतने समय में आपको करना है। छात्रों की परीक्षा अगर लेनी हो तो ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक होगा? क्या उनसे निबंधात्मक प्रश्न पूछें, मतलब कि एक टॉपिक दे दें उसके ऊपर वो निबंध लिखें, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाना चाहिए, या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर आलोचनात्मक, या फिर वस्तुनिष्ठ? देखिए, व्याख्यात्मक में क्या होता है, निबंधात्मक में क्या होता है, निबंधात्मक में छात्र को ज़्यादा लिखना पड़ता है तो उसके लिए समय ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को तो आप कवर कर नहीं पाएंगे, एक आध टॉपिक को हो सकता है 2-4 टॉपिक को कवर कर ले, इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए निबंधात्मक आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। व्याख्यात्मक से भी सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, चूंकि इसमें भी टाइम लगेगा,
समझ पा रहे हो ना, पूरा नहीं कवर हो पाएगा। हाँ, व्याख्यात्मक सही है बट टाइम बहुत लगेगा और आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं व्याख्यात्मक में। और निबंधात्मक, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक ये तीनों लिखित ही होते हैं, तो लिखित पेपर आप कह सकते हैं पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उपयुक्त केवल होता है वस्तुनिष्ठ, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रश्न दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो छात्र को कम समय भी लगेगा और पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 35 नंबर का आप डी नंबर ऑप्शन बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 36 नंबर प्रश्न भैया आपसे पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप किसी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, या परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो उस प्रणाली में कौन सा कथन सही नहीं होगा। 4 कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन बोल रहा है कि इस प्रणाली द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सही बात है, कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सही बात है। तो ये गलत बात नहीं होगी, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन गलत हो जाएगा लेकिन बात सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मगर मतलब कि अगर आप इस 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लिखित में क्या होता है कि भैया 5 नंबर का प्रश्न था, चलो उसने कुछ लिखा है तो 2-3 नंबर तो दे ही देते हैं, तो इसलिए वहां पर जो है आपको बिल्कुल सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो ये ऑप्शन तो आपका देखिए, ऑप्शन तो गलत हो गया लेकिन बात बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। ऑप्शन यहां पर भी गलत था, ऑप्शन यहां पर भी गलत हो गया, लेकिन बातें दोनों सही है। और यहां पर हमसे पूछा गया है कि बात कौन सी गलत है, किसके प्रति, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है। मतलब बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर प्रश्न जो है हाँ या ना पर निशान लगाकर दिया जाता है, ये सही है, दिया जाता है, हाँ सही है, लेकिन कह रहे हैं कि अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है। देखिए, ये ऑप्शन आपका असंगत है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा 36 नंबर का, ठीक है। 36 नंबर का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रणाली, और डी नंबर कह रहा है इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है, अतः विद्यार्थी इन्हें शीघ्र ही समझ लेता है। हाँ, ये डी नंबर सही हो जाएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहीं पर देखें 37 नंबर क्वेश्चन, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहे हैं कि गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है। मतलब बोल रहे हैं अगर आप किसी स्टूडेंट को या किसी क्लास को अगर आप पढ़ा रहे हैं और उसमें अगर आपका सब्जेक्ट गणित है, ठीक है, तो गणित पढ़ाने के लिए सबसे सही पद्धति कौन सी होगी। क्या आपकी निगमन पद्धति होगी, ठीक है, या फिर आपकी आगमन पद्धति होगी, या विश्लेषणात्मक पद्धति होगी, या आपकी संश्लेषणात्मक पद्धति होगी, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी विश्लेषणात्मक पद्धति होती है उसमें किसी चीज़ के बारे में व्याख्या किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। निगमन पद्धति में क्या होता है कि किसी एक ऑप्शन को खींच खांच के लेकर के आना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निगमन पद्धति भी गलत हो जाएगी। देखिए, आगमन, निगमन, इन सारी पद्धति को एक डिटेल में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो हमारा वीडियो अलग होगा। तो हो सकता है कि आपको पता हो या ना पता हो, नहीं पता है तो आप इंतज़ार कीजिएगा, इसका हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। ये डिटेल में अगर हम जानेंगे तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी और उतना समय रहता नहीं है। तो इस तरीके से आप जानें संश्लेषणात्मक पद्धति भी क्या होती है, गलत होती है, ये सारी चीज़ें प्रयोगात्मक में चलती हैं। हमारी यहाँ पर होगी सही पद्धति आगमन पद्धति। क्या होगी, आगमन पद्धति आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न में, ठीक है। वहीं पर अगर देखें तो 38 नंबर प्रश्न आपसे 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कि निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है, ठीक है। अब जब भैया विज्ञान पद्धति की बात आ जाए तो उसमें सबसे सही पद्धति आपकी कौन सी होगी जब पढ़ाएंगे, क्या इसमें समस्या पद्धति या फिर आगमन पद्धति। अब आगमन पद्धति तो आपकी किसके लिए हो गई, मैथ के लिए हो गई, ठीक है। समस्या पद्धति जिसमें हम समस्या की खोज करते हैं, या फिर प्रयोगशाला पद्धति प्रैक्टिकल के लिए करते हैं, या प्रश्नोत्तर पद्धति, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी पद्धति उपयोगी नहीं होगी। 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उपयोगी नहीं होगी, तो भैया हो एक चीज़ जाने रहो कि समस्या पद्धति जो है ये भी विज्ञान के लिए उपयोगी होती है। वही चीज़ मैंने समझ पा रहा था कि यहाँ पर प्रयोगशाला पद्धति जो है ये तो विज्ञान में यूज़ ही की जाती है। समस्या पद्धति मतलब समस्या की खोज करना, ये विज्ञान का ही कार्य होता है, जो कि आप लोग पढ़ते ही, चाहे समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, इन सब चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप सारी चीज़ों को पढ़ रखे होंगे कि एक अनुसंधान नाम का चीज़ होता है, अनुसंधान में समस्या की खोज की जाती है, जो विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से समस्या पद्धति भी आ जाती है। प्रश्नोत्तर पद्धति जो है ये आपकी विज्ञान के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि प्रश्नोत्तर पद्धति जो होती है ये विज्ञान के अलावा सब्जेक्ट, जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे क्वेश्चन, हिस्ट्री हो गया, जो कि विज्ञान नहीं है, इसमें हम प्रश्नोत्तर पद्धति का यूज करते हैं, जिसमें प्रयोगशाला हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रयोगात्मक हो जाएगा। और आगमन पद्धति इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि विज्ञान में मैथ, या समझ लीजिए मैथ और विज्ञान, ठीक है, साइंस और मैथ दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मैथ के विज्ञान अधूरा है और बिना विज्ञान के मैथ अधूरा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आगमन पद्धति भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं और हाँ दोनों वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन विधि। क्या हर बार आप प्रदर्शन लगाएंगे, गलत बात है, प्रदर्शन आप रोज़ नहीं लगा सकते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि का प्रयोग आप रोज़ नहीं कर सकते हैं। निगमन विधि का मतलब ये हुआ कि ये निगमन विधि का आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ये मिलाओ वो मिलाओ तो तीसरा कुछ निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो निगमन विधि का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि का भी रोज हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कौन सी विधि है, तो भैया सबसे ज़्यादा भाग लेने का अवसर हम जिसमें दे सकते हैं वह दे सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि में। प्रश्नोत्तर विधि ही एक ऐसी है जो ज़्यादा यूज भी की जाती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वहीं पर बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी प्रक्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसी क्रिया है जिसको हम उत्तम अधिगम प्रविधि, मतलब कि अच्छे से सिखाना चाहते हैं, एक ऐसी विधि जिससे हम अच्छे से किसी चीज़ को सिखा सकें, उसमें अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें हमेशा आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता होगी भैया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होगी। देखिए, जब आप किसी चीज़ को अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके मानसिक व्यायाम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए भी सही होगा। फिर पूछ रहे हैं एक प्रशिक्षण की ज़रूरत, एक परीक्षण की ज़रूरत होगी। देखिए, किसी भी क्रिया को अगर आप उत्तम प्रविधि में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए परीक्षण जरूरी नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सी नंबर कह रहे हैं कि एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की ज़रूरत होगी। एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य जो है ये परिवर्तन के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, सी नंबर हो गया। डी नंबर कह रहे हैं शिक्षा द्वारा संवर्धित अधिगम की। ठीक है, शिक्षा द्वारा संवर्धित। देखिए, जब एक ऑप्शन सही हो जाए और नीचे कोई ऐसा शब्द न दिया गया हो कि उपयुक्त में से सभी, ठीक है, ऐसा कोई न दिया गया हो ऑप्शन, तो आप वही मार दीजिए, बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे अगर पहला ही सही मिल गया तो। ठीक है, चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि हम यह अनुभव करते हैं कि अधिकांश शिक्षण प्रविधियां बंध्याकरण की शिकारी हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी प्रशिक्षण विधियां हैं वे क्या हो चुकी हैं, वो बंध चुकी हैं। ठीक है, किसी ना किसी चक्कर चीज़ से बंधी हुई हैं, तो उनमें पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित संतुष्टि की जा सकती है। मतलब बोल रहे हैं कि तो उनमें जो है पुनर्जीवन लाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, 41 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। क्या हम दुर्बल क्षेत्रों का अधिक ड्रिल अभ्यास छात्रों से कराया
जाए, मतलब कह रहे हैं कि जो दुर्बल क्षेत्र हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अभ्यास मतलब एक ही चीज़ को रटाने की कोशिश करें, या फिर दूसरा बोल रहे हैं कक्षा में सामूहिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। देखिए, सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, सामूहिक कार्यक्रम में कई सारे बच्चे इकट्ठा होकर के किसी कार्य को करते हैं, तो ये आपके लिए उपयुक्त तो हो सकता है बी नंबर का, ठीक है। सी नंबर पढ़ें, कक्षा में कठोर अनुशासन लागू किया जाए। कठोर अनुशासन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शिक्षण प्रवृत्तियां जो बन चुकी हैं, तो इस तरीके से उसके ऊपर उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमें इनका कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन बहुत अनुशासन हो या ना हो, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। डी नंबर कह रहे हैं, कक्षा में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन किया जाए। देखिए, किसी भी विधि को जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्या ज़रूरत है। प्रोत्साहन जो है, जो दिया जाता है, वो मार्क्स अच्छे आ सकें, ठीक है। परिणाम मतलब कि परिणाम में सुधार के लिए क्या किया जाता है, जो है प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है, जिससे अगली बार क्या हो कि जो सुधार है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया है 41 का, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, समूह में पढ़ाते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें कौन सी अवधारणाएं जो हैं अंतर्निहित होती हैं, आपको यहाँ पर बताना है। 42 का ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है कि शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। जैसे कि अगर समूह में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा में व्यक्तिवाद को मतलब समाप्त करने से लिया जाएगा। हो सकता है, बट ये सफिशियंट उत्तर नहीं है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। प्रतिस्पर्धा तो समाप्त नहीं हो सकती। अगर समाप्त समूह में पढ़ा रहे हो तो प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। समरूपी, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूल आधार है। मतलब बोल रहे हैं कि जो समरूपी समूह शिक्षण का होता है, जो समरूपी होता है मतलब एक रूप का होता है, वो समूह शिक्षा का क्या होता है, प्रजातंत्र का मूल आधार होता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है कि छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, देखिए, जब समूह शिक्षा की बात आती है तो उसमें पहली बात तो व्यक्तिवाद को तो समाप्त किया ही जाता है, व्यक्तिवाद को। लेकिन व्यक्तिवाद केवल एक दो लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए व्यक्तिवाद, और देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में से दोनों सही हमें लग रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिवाद भी समाप्त होता है और साथ ही साथ छात्र जो है अपने समूह के सर्वाधिक प्रभावित होता है। समूह में चूंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, बट जब वो समूह में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ ही जाते हैं। तो अभी इनका सस्पेंस में रख रहे हैं, ठीक है। ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। चूंकि समूह शिक्षण की बात की जा रही है तो यहाँ पर व्यक्तिवाद भी समाप्त हो सकता है और बच्चे प्रभावित भी हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का तो बात ही नहीं उठ रहा है, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगा ही नहीं। और दूसरा बताए थे क्या कि कुछ प्रजातंत्र के मूलाधार है, तो वो भी आपका गलत हो गया था। 43 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। मतलब बोल रहे हैं जब समूह अधिगम, समूह में बैठकर सीखते हैं तो छात्रों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या समूह प्रशंसा प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, मतलब पूरे समूह के लोग उसकी प्रशंसा करें, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है छात्रों को। सही बात है, अगर समूह में कोई चीज़ सीख रहा है तो चाहते हैं कि हमें क्या हो, जितने भी लोग और बाकी बैठे हैं वो हमारी प्रशंसा करें। दूसरा बोल रहे हैं, कार्य को समान रूप से वितरित करना, क्या ये छात्रों की आवश्यकता होती है। गलत बात है, छात्र को समान रूप से, क्या आप चाहे समूह में पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, काम तो बराबर ही मिलेगा। सी नंबर कह रहे हैं, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना। व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना ये समूह का कार्य नहीं होता है। कोई अगर आपका व्यक्तिगत मत है तो हो सकता है वो सभी का व्यक्तिगत मत हो, तो इसलिए समूह में ये कार्य चीज़ें गलत हो जाएंगी। डी नंबर कह रहे हैं कि पृथक छात्रों को समूह की ओर आकर्षित करना, मतलब जो अलग छात्र हैं उनको समूह की तरफ बुलाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अलग छात्र जो है उसको समूह की तरफ आकर्षित करने के लिए थोड़ी समूह बनाया जाता है। यहाँ
पर मतलब छात्रों को ये ज़रूरत थोड़ी होती है कि जो अलग बैठा वो भी हमारे में आके मिल जाए। उसको क्या ज़रूरत है? उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये होती है कि जिस समूह में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमारी क्या हो? प्रशंसा हो। ठीक है? तो ये आवश्यकता आप यहाँ पर मुख्य रूप से रख लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षक द्वारा कार्य दिए जाते हैं, गृह कार्य जो दिए जाते हैं, उनकी मात्रा मतलब कि कितना दिया जाएगा, प्रकार कौन कौन से दिए जाएंगे का निर्धारण करना चाहिए छात्रों के मतों के द्वारा। मतलब कि जैसा स्टूडेंट चाहते हैं उसके द्वारा। बिल्कुल गलत बात है। स्टूडेंट तो चाहेंगे ही कि हमको कम दिया जाए वर्क। ठीक है? हमको कम दिया जाए और जो सरल सरल टॉपिक्स हैं वही दे दिए जाएं, तो ये गलत बात हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका कह रहा है कि विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा। मतलब कि कठिन देख करके आप तो गृह वर्क दे नहीं सकते कि कठिन है तो ये हम गृह वर्क दे देंगे, जरूरी नहीं है। चूंकि कठिन और आसान, ठीक है, जटिल और सरल दोनों प्रकार के वर्क दिए जा सकते हैं। सी नंबर कह रहा है कि गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा। मतलब कह रहे हैं गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा। मतलब कह रहे हैं कि जो गृह कार्य के द्वारा सीखते हैं बच्चे, उनको सिखाने के लिए जो है उसको दिया जा सकता है। तो हाँ, सिखाने के लिए आप दे सकते हैं। कक्षा में कालांश के द्वारा। कालांश के द्वारा मतलब कह रहे हैं कि कक्षा में कालांश के द्वारा, मतलब कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं तो समय को देखते हुए उनको कुछ पढ़ाया गया और कुछ उनको क्या कर दिया गया, वर्क दे दिया गया, तो ये गलत बात हो जाती है। ये भी आपका नहीं सही होगा। सही आपका सी नंबर होगा कि गृह कार्य क्या किया जाता है, गृह कार्य द्वारा जो उत्पन्न अधिगम है उसके द्वारा, मतलब कि उससे द्वारा क्या सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं कि जो गृह कार्य देंगे उसके द्वारा छात्र क्या क्या सीख सकता है, ये हमें यहाँ पर रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, 45 नंबर प्रश्न के बारे में। 45 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में, ठीक है, समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ठीक है, किसका प्रयोग करता है, समस्या समाधान उपागम का अगर प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। मतलब कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में छात्रों को जो दिए गए कार्य हैं वह एक समान होंगे। क्या अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे, जो एक समान। जैसे कह रहे हैं कि कोई टीचर है वो अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, मतलब समस्या जो भी है उनको दूर करने के लिए कोई कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सभी को एक समान गृह कार्य दे दिया जाएगा तो क्या वह सभी के लिए क्या होंगे, अत्यधिक सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे। गलत बात है, सभी के लिए उपयोगी जो है नहीं होंगे। ठीक है? चूंकि समस्या किसी कुछ लोगों की है तो कुछ लोगों के ही लिए ही उपयोगी होंगे, तो अधिकतम के लिए नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी होंगे। हाँ, अधिकांश छात्रों के लिए क्या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए कम होंगे, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होंगे। फिर बोल रहे हैं केवल मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे, ऐसी गलत बात है। केवल मंद के लिए क्या हो सकता है, उसमें से कुछ तीव्र भी हों जिनको उन चीज़ों से परिचित ना हो। ठीक है? उन चीज़ों से परिचित ना हो सकता है उनका उनके उसके ऊपर उतना कमांड ना हो, तो वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। तो केवल मंद के लिए कहना बिल्कुल है, और केवल अगर प्रतिभाशाली भी कह रहे हो तो ये भी गलत बात है। केवल दोनों गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर अधिकांश जो है सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी होगा सबके लिए, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कम से कम उपयोगी हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? बात करते हैं वहीं पर 46 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 46 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कि चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे। क्या आप उसे चुनेंगे जिसका संतुलित व्यक्तित्व है। ठीक है? संतुलित व्यक्तित्व वाला जो है व्यक्ति चुना जा सकता है। सही बात है, टीचर के लिए एक संतुलित व्यक्ति होना आवश्यक है, हो सकता है, चुना भी जा सकता है। दूसरा बोल रहे हैं जिसे विषय पर महारत हासिल हो। बिल्कुल सही बात है, महारत अगर विषय पर हासिल है तो टीचर बनने लायक ही होगा। जिसे समूह गतिकी का एक अच्छा ज्ञान हो। समूह गतिकी का मतलब होता है कि एक समूह का संचालन कैसे किया जाएगा। जैसे
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, समूह के रूप में ही तो होते हैं। 40 50 60 स्टूडेंट जो बैठते हैं एक साथ, वो समूह के रूप में होते हैं। तो उनका संचालन सही से हो सके तो ये भी ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से तीनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें किसके बारे में, 47 नंबर प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें भैया, तो 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है। ठीक है, क्या बैठ रहा है, बता रहे हैं कि बताना है कि अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है, मतलब अध्यापक को ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, क्या वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, मतलब बोल रहे हैं कि जो टीचर होता है वो क्या सही में छात्रों में दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल सही बात है। अगर छात्रों में दिलचस्पी नहीं लेगा तो ना उनको सही से पढ़ा पाएगा, ना उनको समझ पाएगा, और ना उनके समस्याओं को वो दूर कर पाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, तो जो गलत होगा उसी को हम सही मानेंगे ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है बट ये सही बात कही गई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहीं पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि छात्रों को निर्देश देने तथा उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम। देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया था कि अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है। छात्रों को निर्देश देना जो है ये अध्यापक का ही कार्य होता है, और उनको अनुशासित करना भी अध्यापक का कार्य होता है। तो इसलिए ये आपका कथन तो सही हो जाएगा लेकिन ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछे हैं नहीं बैठता है, ये बैठ जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर अगर हम बात करें 47 नंबर के सी नंबर ऑप्शन के बारे में, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है। अब देखिए, जो क्लास की स्थिति होती है वो कभी नई भी हो सकती है और कभी पुरानी जैसी चल रही थी वैसे भी चल सकती है। तो अगर नई स्थिति के अनुरूप वो ढालने में संकोच कर रहा है तो वो टीचर सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और बात आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें, उस कार्य के प्रति उत्साही होता है जो अध्यापक करते हैं। तो ये तो सही ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा बट बात आपकी सही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें 48 नंबर प्रश्न के बारे में, तो 48 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया कि जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें उन्हें क्या कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। बताइए, क्या उन्हें हम जो है कक्षा के बाद अध्यापक से मिले ऐसी सलाह दें? बिल्कुल गलत बात है। अगर टीचर से सवाल पूछ रहा है तो टीचर को अगर आता है तो उसे तुरंत बताए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में हो रहे जो है विचार विमर्श के लिए अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो ज्ञानी ही हो। विचार विमर्श में वही लोग भाग लेते हैं ना जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, जिनको पता होता है, जिसका प्रश्न साफ माइंड अच्छा होता है। अगर कोई आदमी प्रश्न पूछ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका प्रश्न साफ माइंड अच्छा ही हो या उसको वो अच्छे से जानता ही हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर भी गलत हो जाएगा। सी नंबर कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कि स्वतंत्र रूप से क्या, अगर वो टीचर से पूछ रहा है तो टीचर उसका जवाब दे भाई। ठीक है, उसका टीचर जवाब दे, टीचर का कार्य होना चाहिए, उसको बताए वो क्या जा करके ढूंढे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए उसे प्रोत्साहित करने। हाँ, ये सही हो जाएगा। देखिए, काम क्या होना चाहिए कि वो टीचरों से, जो अध्यापक हैं उनसे लगातार क्या करे, प्रश्न पूछता रहे। अगर टीचर को आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा है तो दूसरे दिन पता करके आए बताएं। ठीक है, तो ये टीचर का काम हो जाएगा। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिए, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि विषय वस्तु की निपुणता, ये अध्यापक से संबंधित है भैया, क्योंकि विषय वस्तु की निपुणता होना बहुत आवश्यक है, तो ये अध्यापक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नेताओं से सम्मान। ठीक है, राजनीतिक नेताओं से सम्मान ये जो है अध्यापक से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर कह रहे हैं कि छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, ये अध्यापक से संबंधित है, छात्रों से वो अच्छा तालमेल रखें। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रभावी मौखिक संचार। प्रभावी मौखिक संचार का मतलब वो ये हुआ कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं वो उसको अच्छे से डिलीवर्ड कर पा रहे हैं, मतलब कि अच्छा
कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, जिससे छात्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उनको समझ में आप भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, इससे संबंधित है। और पूछा क्या गया था, संबंधित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें 50 नंबर प्रश्न के बारे में, तो 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं 50 नंबर प्रश्न में कि अगर कोई टीचर है, ठीक है, कोई अध्यापक है, उससे कोई गंभीर त्रुटि हो गई क्लास में, गंभीर त्रुटि किसी भी प्रकार की हो सकती है, सवाल गलत लगा दिया है, कोई भी ऐसी गलती हो जाती है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन से कार्य करना चाहिए। क्या उसे वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है पढ़ाते वक़्त, ठीक है, चूँकि हम भी एक इंसान हैं और इंसान गलतियाँ जो है इंसानों से ही होती हैं, ठीक है? टीचर हो गए तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मशीन बन चुके हैं। तो हमसे अगर कोई गलती हो जा रही तो हम उसको सुधार सकते हैं, ठीक है? वो सुधार क्या, स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई है। दूसरा कह रहे हैं वह इसे भूलने का प्रयास करे। नहीं, भूलने का प्रयास मत कीजिए भैया, क्योंकि जो आपसे गलती हुई है वो दोबारा भी हो सकती है, तो इसलिए उसे आप भूलने का प्रयास मत कीजिए। त्रुटि करे और भूल जाए, नहीं, ये गलत बात है। देखिए, गलती करते रहो, भूलते जाओ, तो ये आप टीचर नहीं हैं, एक अच्छे टीचर थोड़ी हैं, तब तो आप एक छात्र की तरह हैं। डी नंबर कह रहे हैं उसके प्रति अज्ञान बन जाए, मतलब वो ऐसा व्यवहार करने लगे कि जिससे उसको पता ही नहीं चला, ये गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि अगर वह कोई त्रुटि कर रहा है तो उसे वो तुरंत क्या कर ले भैया, स्वीकार कर ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 51 नंबर प्रश्न के बारे में। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जा सकती जाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, शिक्षा में हम सभी उपागम की संतुष्टि करते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या भैया, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, गलत बात है, ठीक है। संपूर्ण उपागम की इसलिए संतुष्टि नहीं होती शिक्षा में कि जो शिक्षक है उसको दैनिक कार्य, जो रोज इसको कार्य करने पड़ते हैं, उनमें योजना निर्माण के लिए मुक्ति मिल जाए, ऐसी गलत बात है। बी नंबर ऑप्शन है, क्या इसके द्वारा प्राकरण के महत्वपूर्ण अंगों के अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, गलत बात है ये भी, कि इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के प्राकरण के महत्वपूर्ण अंगों को हम अतिरिक्त बल प्रदान नहीं करते हैं। तीसरा बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं कि यह शिक्षण को सर्वाधिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं भैया कि ये क्या करता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, तो सही बात है। जो संपूर्ण उपागम है ये क्या करता है, शिक्षा में जो संपूर्ण उपागम है ये शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश, मतलब कि ऐसा दिशा निर्देश जिसका कोई अर्थ निकल सकता है, प्रदान करता है। और डी तो आपका गलत ही हो जाएगा। कह क्या रहा है कि यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। ये जो है पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी नहीं बनाता है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि आप सभी को करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है, ठीक है। बताइए सबसे ज़्यादा कम संभावना किसकी होती है। ऑप्शन ए, वह जो बहुत अनुशासन प्रिय है, क्या इसके शिक्षक बनने की संभावना कम है। या फिर ऑप्शन बी, जो विषय को अच्छी प्रकार से जानता है, क्या ये टीचर बनने की संभावना कम हो जाती है इसकी। या फिर सी ऑप्शन, वह जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, मतलब जिसका पढ़ने में ही इंटरेस्ट ना हो, वो भी क्या वो टीचर बनने की संभावना कम हो जाती है। या ऑप्शन डी, जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि शिक्षक होने की संभावना इनमें से किसकी सबसे कम हो जाती है, कि मतलब वो टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।